अब तीनों नंदे एक साथ आने के कारण रितु पर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। ओफो रितु, मैं जब भी तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ तब तुम किसी न किसी काम में ही व्यस्त रहती हो। अब मैं भी क्या करूँ भाभी? ये तीनों की तीनों नंदे एक साथ मेरी छाती पर मूंग दलने आई है और मेरा दिमाग पूरी तरह हैंग हो चुका है। देख रितु, मैं कुछ नहीं जानती। जाकर अपनी ननद से कह दे कि वो अपना अपना काम खुद कर ले। अगर तू काम का बंटवारा करेगी तभी जाकर सब ठीक होगा। हाँ भाभी, सही कहा आपने, मैं अब वही करूंगी। बहुत बन गई मैं इन लोगों की मुफ्त की नौकरानी, लेकिन मैं भी कोई मशीन नहीं हूँ, इंसान ही हूँ। और नहीं तो क्या यार। फिर अगले दिन, ये देख रितु, ये हमारी कुछ साड़ियां हैं, तो इन्हें पिको फॉल करके देना। और हाँ रितु, जल्दी करके देना। नहीं दीदी, ये सब काम मैं नहीं करने वाली। अरे मुझे बाकी के भी ढेरों काम रहते हैं। आप तीनों तो मुझे एक भी काम में कोई मदद नहीं करती, और ऊपर से आपके ये एक्स्ट्रा के काम भी करो। नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं होने वाला। लेकिन रितु, तुम्हें पिको फॉल करना आता है, इसलिए तुम जल्दी और अच्छे से कर दोगी, इसलिए कह रहे थे हम तुम्हें। नहीं दीदी, अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो अपनी जेब से 2 पैसे खर्च करके बाहर किसी टेलर के पास दीजिए, लेकिन मुझे बख्श दीजिए। रितु की यह बात सुनकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं। ऐसे ही एक रोज क्रिश बहुत बीमार होता है और तभी अपूर्वा अपनी दोनों बहनों के साथ बाहर घूमने गई होती है। ये क्या है बहू, इतनी देर लगती है क्या तुझे चाय बनाने में? अब मैं भी क्या करूं माँ जी, आपकी लाडली बड़ी बेटी अपने लाडले बेटे को यहाँ घर पर ही छोड़कर गई है, इसलिए मैं उसे दवाई और दूध दे रही थी। अच्छा? अरे क्या अच्छा, अपूर्वा दी तो यहाँ आने के बाद क्रिश पर जरा भी ध्यान नहीं देती। बेटा बुखार से तप रहा है और माँ बाहर मस्त मौज मस्ती करने गई है। तमीज से बात कर बहू, वो तेरी बड़ी ननद है। माफ करना माँ जी, लेकिन बड़ी होने के बावजूद भी उनमें जरा सी भी अक्ल नहीं है, क्योंकि अगर वो होती ना तो वो अपनी माँ होने की जिम्मेदारी बखूबी निभाती, ना कि वो लापरवाह बनकर घूमने चली जाती। चंदा को सुनाकर रितु वहां से चली जाती है। फिर एक दिन, देख बहू, आज तुझे 50 से 60 लोगों का खाना बनाना है। मैं आश्रम के बच्चों को खाना खिलाना चाहती हूँ, क्योंकि आज तेरे ससुर जी को गुजरे हुए पूरे 6 साल हो गए हैं। ठीक है माँ जी, ससुर जी के लिए मैं ये जरूर करूंगी। रितु अपना काम करने लगती है, लेकिन उसकी तीनों नालायक नंदे उसके खिलाफ कुछ और ही प्लान बना रही होती हैं। काव्या दी, अपूर्वा दी, इस रितु के कारण ही मैं और मंगिया अलग हुए हैं। इसी ने मेरी खुशियां बर्बाद की है, इसीलिए आज हमें इसे सबक सिखाना ही होगा। तू टेंशन मत ले ईशानी, आज तो हम इसका काम बड़ा कर ही रहेंगे। हाँ ईशानी, इसने तुझे बहुत सताया है, लेकिन अब इसकी बारी। अब वो तीनों मौका देखते ही रितु का बनाया हुआ सारा खाना बिगाड़ देती है, जिसके बाद चंदा रितु को बहुत डांटती है। मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, ये सब मैंने नहीं किया है। ना जाने ये सारा खाना कैसे बिगड़ गया। बकवास बंद कर अपनी। अब तूने ही सारा खाना बिगाड़ा है तो तुझे ही इसे ठीक करना होगा। अभी भी तेरे हाथ में 4 से 5 घंटे हैं, तो सारा खाना वापस बना दे, क्योंकि मैं वहां पर अपने घर से ही खाना भेजना चाहती हूँ। ठीक है माँ जी। रितु की ये उदासी देखकर तीनों नंदे बहुत खुश होती हैं। अब रितु रोते हुए सारा खाना वापस बनाती है। तभी रसोई में क्रिश आता है। क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हो? और ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो ढेर सारा खाना बनाया था आप लोगों ने, तो आप वापस क्यों बना रही हो? हाँ क्रिश, मैंने सारा खाना बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे सब कुछ बिगड़ गया, इसीलिए अब मुझे फिर से सारा खाना वापस बनाना पड़ रहा है। लेकिन मामी, वो खाना आपने अकेली ने थोड़ी ना बनाया था। आपके बाहर जाने के बाद मम्मा, काव्या मौसी और ईशानी मौसी भी तो आई थी यहाँ पर, और उन तीनों ने भी आपकी बहुत मदद की है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या?
मेरे बाहर जाने के बाद वो तीनों यहाँ पर आई थी। इसका मतलब उन तीनों ने ही मेरा सारा खाना बिगाड़ा है। और ये सब उन्होंने ईशानी का बदला लेने के लिए किया है, क्योंकि ईशानी और मंगेश का सच मैंने सबके सामने लाया था। अरे तो वापस सारा खाना बनाती है और वो खाना आश्रम भेजा जाता है। लेकिन उसके बाद वो अपना सारा सामान बांधकर वहां से निकलने का फैसला लेती है। और ये सुनकर सबके सब चौंक जाते हैं। घर छोड़कर जा रही है मतलब? अरे ये तो क्या बक रही है। ये फालतू के नाटक बंद कर और चुपचाप हम सबके लिए वो फ्रिज में रखी हुई आइसक्रीम ला दे। नहीं माँ जी, ये कोई फालतू का नाटक नहीं है। मैं सच में यहाँ से जा रही हूँ और अब आप अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशी से रहिए। और आप तीनों, आपसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी। मुझे कृष्ण ने सब बताया है कि कल जब मैं खाना बनाकर बाहर गई थी, तब उसके बाद आप तीनों रसोई में गई थी और वहां जाकर आप तीनों ने मेरा खाना बिगाड़ दिया। अब मैं सब जान चुकी हूँ। क्या? अरे रितु, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भला हम तीनों ऐसा क्यों करेंगे? मेरा दिमाग बिल्कुल सही सलामत है काव्या दी। और खाना अगर आप तीनों ने नहीं बिगाड़ा है तो फिर किसने बिगाड़ा? मेरे बाद कोई मिस्टर इंडिया आया था क्या वहां पर? अरे आप तीनों चाहे कितनी भी सफाई क्यों ना दे दो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आप तीनों ने ही मेरा सारा खाना बिगाड़ा है, ताकि मुझे फिर से सारी मेहनत करनी पड़े। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेवजह ही हम पर इल्जाम लगा रही हो। तुम तो चुप ही रहो ईशानी। तुम्हारी सुनकर ही तुम्हारी दोनों बहनों ने ये सब किया है। बस कर बहू, जो मन में आए बोले जा रही हो। वही तो रितु। अरे अगर कल तुमसे गलती हो गई है तो उसका स्वीकार करो ना। यूं मेरी बहनों पर इल्जाम डालने की क्या जरूरत है? ठीक है बाबा, गलती हो गई। मैं गलत और तुम्हारी तीनों बहनें सच्चाई की देवियां। बस खुश ना? लेकिन अब मैं जा रही हूँ। अब मैं इस घर में और आप लोगों की जिंदगी में वापस कभी नहीं आऊंगी। अरे तो जा ना, ज्यादा नाटक मत कर। तेरे बिना हम भी कोई मरने नहीं वाले, और तेरी ये नौटंकी सहन करने के लिए हम लोग भी कोई खाली नहीं है। अब रितु घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है और वहां पर पहुंचते ही वो सोनाक्षी और शर्मिला को सब कुछ बताती है। ये तू क्या बोल रही है बेटा? ऐसा क्यों किया तूने? देख बेटा, अगर तुझे अपने ससुराल में सुखी रहना है तो तुझे कुछ बातों को नजरअंदाज करना होगा। और तू अगर ऐसे ही हर बात का बतंगड़ बनाती रही तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन यहाँ पर आप सरासर गलत हो। अरे वो लोग आपकी बेटी के साथ दिन रात मशीन की तरह काम करवाते हैं, और उस पर आप ये कह रही हैं कि आपकी बेटी उनकी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर दे और दिन रात उसकी सेवा ही करती बैठे। जरा सोचिए माँ जी, अगर रितु भी मेरे साथ वैसे ही पेश आएगी जैसे कि इसकी नंदे उसके साथ पेश आती है, तब आपको कैसा लगेगा? बुरा ही लगेगा ना? तो फिर अब आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, जबकि यह आपकी बेटी है। शायद तू सही कह रही है बहू। रितु बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी और मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी खुशियां और तेरा सुख दुख देखा ही नहीं, बस समाज के खौफ से तुझे दबाती रही। लेकिन अब तू अपने उसूलों से ही जीना और अपनी खुशियों को महत्व देना। अरे तू बहू है उस घर की, और तूने अभी जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। मुझे इतना समझ के लेने के लिए थैंक यू सो मच माँ। अब रितु के घर से जाने के बाद भी तीनों नंदे घर का कोई काम नहीं करती और सारा काम चंदा को ही करना पड़ता है। अरे माँ, मेरे कमरे में जो कंबल है ना, आज उसे धो दीजिए, बड़ा मैला हो गया है। अब मैं यहाँ पर कुछ दिन और रहने वाली हूँ ना, तो वही इस्तेमाल करूंगी मैं। और हाँ माँ, वो कंबल धोने के बाद मेरे और ईशानी के लिए बढ़िया सा पिज्जा पराठा बना देना, ठीक है ना? अरे तुम तीनों ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। पिछले 3 दिनों से मैं ही घर के सारे काम कर रही हूँ। अरे पूरे ना सही, पर थोड़ा बहुत तो काम कर लो ना। अब हर काम में अकेली कैसे कर सकती हूँ? मेरी भी उम्र हो चली है। हाँ दी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अब दोनों को माँ का घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। सुबह 6 बजे से लेकर
रात के 11 बजे तक घर का सारा काम माँ ही करती है। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। अच्छा ठीक है बाबा। माँ, आप रहने दो और आप जाकर आराम कर लो। वो कंबल मैं धो दूंगी। हाँ माँ, और आज शाम का खाना बनाने में मैं आपकी मदद कर दूंगी। वो दोनों तो बातें बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन वो कोई भी काम नहीं करती। और खाना बनाने के समय पर वो दोनों खाना बाहर से मंगवाती है। फिर एक शाम जब अचानक से चंदा की सहेली घर पर आती है, तभी वो घर को मैला और बिखरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। अरे ये सब क्या ही चंदा, एक समय था जब तेरा घर एकदम शीश महल की तरह चमकता था, और आज देखो सब कुछ कितना गंदा पड़ा है। अरे तेरी बेटियां कुछ काम नहीं करती क्या? अब क्या बताऊं मैं तुझे, घर का कोई काम नहीं करती ये तीनों। एक बात कहूं चंदा, तूने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे तेरी बहू दिन के आठों पहर काम करती रहती है और तेरी ये बेटियां बस आराम ही फरमाती रहती है। जब इस घर में तेरी बहू थी तब घर में रौनक थी, सफाई होती थी, समृद्धि बनी रहती थी। लेकिन अब ये तीनों ने तो इस घर को कबाड़खाना बना के रखा है। शायद तो सही कह रही है। अरे गलती तेरी बहू की नहीं बल्कि बेटियों की थी। उस बेचारी से सब कुछ सहा नहीं गया, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। और वो उसने बिल्कुल सही किया, क्योंकि तेरी तीनों बेटियां है ही ऐसी, और इसमें तेरी भी गलती है। तूने ही उन तीनों को शुरुआत से सर पर चढ़ाया रखा है। निर्दयी कही की, अपनी बूढ़ी माँ से काम करवाते हुए भी इन्हें कोई शर्म नहीं आती। अब चंदा इस बारे में बहुत सोचती है और वो इस बात को निहार को भी बताती है, जिसके बाद उन दोनों को भी समझ आता है कि इन सब में सच में उन तीनों का ही कसूर होता है। फिर शाम होने पर, अरे माँ, हम तीनों मूवी देखने जा रहे हैं, खाना बनाकर रखना हो, हम घर आकर ही खाना खाएंगे, क्योंकि बाहर खाना बहुत महंगा रहता है। और हाँ माँ, क्रिश अभी बाहर खेल रहा है, लेकिन थोड़ी देर में वो अंदर आ जाएगा, तब आप उस पर ध्यान देना। मैं तुम दोनों के कोई काम नहीं करने वाली। अरे माँ हूं मैं तुम्हारी, कोई नौकरानी नहीं। क्या? सही कहा माँ ने। अब तीनों ने पहले रितु के साथ ऐसा किया और अब माँ के साथ भी वही कर रही हो। अरे माँ तो इतनी बूढ़ी हो चुकी है और उसके बावजूद भी वो घर का सारा काम कर रही है। अरे लानत है आप तीनों पर। आप तीनों तो बेटियां कहने के लायक भी नहीं हो। और नहीं तो क्या। अरे इन तीनों के कारण ही मैंने अपनी बहू को हमेशा गलत समझा है, लेकिन वो बेचारी तो शुरुआत से सही थी। और ईशानी, उसने तो तेरी भलाई के लिए ही तुझे उस मंग्या से अलग किया, लेकिन ये तेरी दोनों बहनें, इतनी बड़ी होकर भी इन्होंने तुझे गलत राह पर जाने दिया। रितु ने तो हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया है, और उस दिन भी वो सही कह रही थी कि तुम तीनों नालायकों ने ही उस बेचारी का खाना बिगाड़ा है। आप तीनों ने जो भी किया है उसके लिए मैं आप तीनों को कभी माफ नहीं करूंगा। अरे पर माँ, हम तो बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। अगर तुम तीनों को इज्जत से रहना है तो अपनी भाभी से माफी मांगनी होगी और उसे घर लाना होगा। और हाँ, अब से तुम लोग हर 15 दिन में यहाँ मुंह उठाकर नहीं आओगी, और अगर आना है तो यहाँ आकर काम भी करना होगा। पूरा काम ना सही, पर काम में हाथ तो बटा ही सकती हो ना तुम तीनों। सही कहा माँ ने। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? अपने अपने काम खुद करो। और तू अपूर्वा, अपने बेटे का ध्यान खुद से रखना सीख, और कल तक रितु वापस आनी चाहिए। घुटने टेको या नाक रगड़ो, लेकिन मेरी बहू मुझे वापस घर में चाहिए, वो भी हर हाल में। तीनों नंदों की अकल अब ठिकाने आ जाती है और वो तीनों अब रितु के पास जाकर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती है और वो उसे वापस घर लेकर आती है। मम्मी जी, आपके गले में जो हार है वो हार ईशा का है, लेकिन ये हार आपके पास कैसे आ गया? वो बेटा, मैं। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ बोलोगी आप? आप ईशा से पिछले 1 महीने से मिली नहीं हो, तो फिर ये हार आपके पास कैसे आ गया?
ये हार मुझे मेरी बहू ने दिया है, यानी ईशा की भाभी ने। वो जब कुछ दिनों पहले ही ईशा से मिलने गई थी, उसके जन्मदिन के कुछ 2 से 3 दिन पहले, तभी ईशा ने उसे यह हार दे दिया और कहा कि ये हार मम्मी को देना। क्या? हाँ बेटा, अब मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। फिर हेतल फटाफट वहां से निकल जाती है। भाभी घर पर आई थी, लेकिन वो अगर घर पर आती तो माँ या ईशा मुझे जरूर बताते। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अब तो मुझे भाभी से बात करनी चाहिए। फिर अरमान भाभी को कॉल करके पूछता है और तब उसे पता चलता है कि वो तो ईशा के ससुराल गई ही नहीं है। इसका मतलब मम्मी जी ने मुझसे झूठ कहा। लेकिन अगर मम्मी जी ईशा से मिली ही नहीं थी तो उनके पास ईशा का हार कैसे गया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ईशा को उन्होंने ही लापता किया है। मुझे उनके पास जाकर सारा सच पता लगाना ही होगा। फिर अरमान फौरन हेतल के पास चला जाता है। तब वो खिड़की से उसकी बातें सुन लेता है। चलो अच्छा हुआ जो उस बेवकूफ अरमान ने और ज्यादा सवाल नहीं पूछे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं लोगों के गहने और पैसे चुराती हूँ और गेस्ट रूम में एक बैग में छुपा कर रखती हूँ। ईशा का हार मैंने उसके लापता होने के बाद उसके कमरे में जाकर चुराया है। मुझे तो वो तभी पसंद आ गया था जब उसने उसे पहनकर फोटो निकाला था। वाह मम्मी जी वाह। हेतल अरमान को खिड़की में से देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। हे भगवान, मैं हमेशा ये खिड़की बंद करना भूल जाती हूँ। अरमान बेटा, किसी को मेरी सच्चाई मत बताना। 1 मिनट, अंदर आओ। फिर हेतल दरवाजा खोलकर अरमान को घर के अंदर लेती है। देखो बेटा, मेरी बहू और बेटे को ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो लोग मुझे बहुत सुनाएंगे। लेकिन मम्मी जी, आपके पास इतना सब होने के बाद भी आप ये चोरी चकारी क्यों करती हो? पता नहीं बेटा, लेकिन मुझे ज्यादा का लालच है और शायद इसीलिए, क्योंकि मेरा बेटा भी आजकल मुझे बहुत कम पैसे देता है, तो मैं भी और क्या करती। लेकिन मम्मी जी, भैया ने आपको इतनी सारी सुख सुविधाएं दी है और उसके बाद भी आप ये सब बोल रही हो, और ये आप बहुत गलत कर रही हो। अगर आपने ये सब करना बंद नहीं किया तो मैं भैया और भाभी को सब कुछ बता दूंगा। क्या? हाँ मम्मी जी, आपके पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट क्यों नहीं रहती आप? ये सब करके आप एक ना एक दिन पकड़ी जाओगी और इस उम्र में आपको जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। और ये सब आपको शोभा देता है क्या? बताइए। नहीं बेटा, मुझे जेल नहीं जाना। मैं भगवान की सौ खाकर बोलती हूँ कि मैं आज के बाद चोरी करना बंद कर दूंगी। मुझे माफ कर दो बेटा। ईशा की सौ, मैं नहीं करूंगी चोरी। लेकिन तुम किसी को कुछ भी मत बताना। ठीक है मम्मी जी, लेकिन आप भी अपनी कही गई बात पर ध्यान देना, क्योंकि आपने भगवान जी और ईशा की कसम खाई है। इतना कहकर अरमान वहां से चला जाता है और घर पर चाहत उसके लिए खाना लेकर आती है। देखा, मैंने कहा था तुमसे कि आंटी चिका और ईशा के लापता होने का कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन जो भी हो, आंटी जी को ये चोरियां नहीं करनी चाहिए थी। हाँ चाहत, उन्होंने वो सब करके बहुत गलत किया है, लेकिन वो अब आगे से ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो अब काफी डर चुकी है। मुझे उनसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, पर खैर, तुमने उन्हें समझाकर बहुत अच्छा किया। अब चलो, ये खाना खा लो, वरना ठंडा हो जाएगा। आज मैंने पालक पनीर की सब्जी, देसी घी के पराठे और मटर पुलाव बनाया है। पालक पनीर की सब्जी, अरे ये तो ईशा की भी बेहद पसंदीदा सब्जी है। अगर आज वो यहाँ पर होती तो इसे एक झटके में ही सफाचाट कर जाती। तभी अरमान को पुलिस इंस्पेक्टर का कॉल आता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बोलिए ना, क्या हुआ? ईशा की कोई खबर मिली क्या? हाँ अरमान, हमें ईशा मिल गई है। वो थोड़ी बहुत घायल अवस्था में थी और उसे अभी अस्पताल में रखा गया है। क्या? ईशा मिल गई? लेकिन उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? वो ठीक तो हो जाएगी ना इंस्पेक्टर साहब? हाँ अरमान, वो ठीक हो जाएगी, पर हमें उसे कुछ दिन अस्पताल में ही रखना होगा। तुम और हेतल जी उससे मिलने आ सकते हो। ठीक है इंस्पेक्टर साहब।
मैं और मम्मी जी अभी पहुंच रहे हैं वहां पर। अरमान की खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं रहता। क्या सच? हाँ चाहत, ईशा मिल चुकी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हम सबकी प्रार्थनाएं सफल हो गई। अब जल्दी से जाओ अपनी ईशा के पास, वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। फिर अरमान और हेतल फौरन अस्पताल पहुंचते हैं और ईशा को देखकर अरमान की जान में जान आ जाती है। मेरी ईशा, मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि तुम हम सबको वापस मिल चुकी हो। हाँ बेटा, बरखा बहन हमेशा तुम दोनों के साथ है और उन्होंने ही तुम्हें ईशा से वापस मिलवाया है। ईशा, अब तुम्हें हम सबको बताना होगा कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और तुम कैसे लापता हो गई। नहीं अरमान, ईशा ये सब नहीं बता पा रही क्योंकि उसे उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। क्या? हाँ अरमान, हमें ईशा पास के जंगल में मिली जहां पर ढेर सारे जंगली जानवर रहते हैं। खुशकिस्मती से ईशा को कुछ भी नहीं हुआ, उसे बस थोड़ी बहुत चोटें आई है। शायद किसी जानवर ने काटा होगा, लेकिन ईशा की जान खतरे में नहीं गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। इंस्पेक्टर साहब, अब तो ईशा मिल चुकी है और हमें यह भी पता चल चुका है कि ईशा को किसी ने जंगल में फेंका था। अब आप लोगों को उस हैवान को ढूंढकर निकालना ही होगा। हाँ अरमान, हम हर कीमत पर उस शख्स को ढूंढकर निकालेंगे जिसने ईशा के साथ ये सब किया है। ईशा के मिलने की बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और ये खबर सुनकर अरमान और ईशा का पड़ोसी नीरज काफी चौंक जाता है। ये कैसे हो सकता है? ईशा आखिर जिंदा कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ईशा, मैं आ रहा हूँ। नीरज गुस्से में अस्पताल पहुंचता है और मौका देखते ही वो चुपके से ईशा पर हमला करने जाता है कि उतने में वहां पर इंस्पेक्टर आके उसे पकड़ लेते हैं। तेरी इतनी हिम्मत! अब तू पुलिस के हाथ से बचकर नहीं जा सकता। मुझे सब कुछ याद आ गया है नीरज, और अब तुम्हें अपने गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। अरमान और हेतल को भी वहीं पर बुलाया जाता है और वो लोग नीरज को देखकर चौंक जाते हैं। तूने ये सब किया नीरज? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर अरमान नीरज को मारने लगता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे रोक लेते हैं। देखो अरमान, इसे सजा देने के लिए कानून है, इसीलिए तुम शांत रहो। बताओ नीरज, क्यों किया तुमने ये सब? क्योंकि मैं ईशा से प्यार करता था। क्या? उस दिन जब ईशा की सहेली सुनैना उसके घर से बाहर चली गई, तब मैं उसके घर गया था अपने प्यार का इजहार करने के लिए। ये तुम क्या कह रहे हो नीरज? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? हाँ ईशा, मेरा दिमाग एकदम ठिकाने पर है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब हम दोनों साथ मिलकर भागेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम हमारी एक नई दुनिया बसाएंगे। क्या? देखो ईशा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अपनी पति, सास और माँ से बिल्कुल नहीं जमती, कोई तुम्हें समझकर नहीं लेता, लेकिन मैं लूंगा। मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा, किसी चीज की कमी खलने नहीं दूंगा। बस मेरा हाथ थाम लो ईशा। अरे तुमने अपनी शक्ल देखी है क्या आईने में? मेरा पति, मेरी सास और मेरी माँ तीनों भी बहुत अच्छे हैं और मैं यहाँ पर बहुत खुश भी हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आने वाली। कोई दफा हो जाओ यहाँ से। आइंदा से इस तरह से बात करने की कोशिश भी मत करना। चलो निकलो। क्यों झूठ बोल रही हो ईशा? मैं जानता हूँ। अरे तुम्हें भी कोई साथी चाहिए जो तुम्हें समझ कर ले। आखिर इतने बुरे लोगों के साथ तुम क्यों रह रही हो? चलो ना, भाग चलते हैं। प्लीज ईशा, मेरी बात को समझो। चुप रहो नीरज। इतना बोलकर ईशा नीरज को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ है हिम्मत। अरे नालायक आदमी, मैंने कहा ना तुझे एक बार, तुझ जैसे लंगूर के साथ कोई क्यों जाएगा? मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, इसीलिए चला जा यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। अरे बुरा तो अब होगा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। अब तुम्हारा खेल खत्म। फिर नीरज फूलों का वास उठाकर ईशा के सर पर मारता है और उसे घर के पीछे की खिड़की से अपने साथ लेकर जाता है और वो उसे जंगल में फेंक देता है।
ये जंगल तो खूंखार जानवरों से घिरा हुआ है, इसीलिए तुम तो अब यहीं पर मरो, उसी लायक हो तुम। और इस तरह से मैंने ईशा को मरने के लिए छोड़ दिया। और फिर एक रात जब मैंने बरखा आंटी को बात करते हुए सुना, तब मैंने उनकी जानबूझकर वीडियो रिकॉर्ड कर ली ताकि पुलिस का शक उन पर चला जाए, जबकि मुझे पता था कि वो अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रही है। लेकिन मेरी वो चाल भी नाकामयाब रही, क्योंकि बरखा आंटी ने आप लोगों को बता दिया कि वो किसी अपने रिश्तेदार से बात कर रही थी। लेकिन उस रात आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। नीरज ने मुझ पर शक किया और मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। खैर, उसने जो भी किया हो, आखिर चिंता के चलते ही किया, ताकि ईशा के लापता होने के बारे में कुछ पता चल पाए। ये सब्जी उसे बहुत पसंद है, अभी उसे देकर आती हूँ। बेचारा अकेला ही रहता है। फिर जब बरखा उसे सब्जी देने जाती है, तो वो बाहर से देखती है कि नीरज ईशा की तस्वीर को देखकर अकेले में कोई बात कर रहा है। ये तुमने अच्छा नहीं किया ईशा। काश तुम मेरी बात मान लेती और मेरे साथ भागने के लिए राजी हो जाती। मेरे प्यार को ठुकरा कर तुमने अच्छा नहीं किया, इसीलिए मैंने तुम्हें जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया और मैंने ही वो चिट्ठी लिखी ताकि किसी को कोई शक ना हो और सबको ये लगे कि तुम अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई हो। नीरज की ये बातें सुनकर बरखा के हाथ से सब्जी की कटोरी गिर जाती है और नीरज अब बरखा को देखकर चौंक जाता है। अरे सत्यानाश हो तेरा मूर्ख लड़के, तूने मेरी बहू के साथ ये सब किया। मैं तो अब तेरा पर्दाफाश करके ही रहूंगी, तू नहीं बच पाएगा। नहीं आंटी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, वरना मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। अरे तूने मेरी बहू की जान ली है और मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? रुक तू, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। नीरज घबराकर भागने लगता है और वो एक छत से दूसरी छत की ओर जाने की सोचता है, लेकिन उसके पीछे पीछे भागते हुए बरखा कहीं गिर जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। मुझे तो अब इस बुढ़िया को भी मारना होगा, तब जाकर ही मेरा राज छिपा रहेगा, वरना अगर ये जिंदा रही तो मुझे उम्र कैद की सजा मिलेगी। बरखा के बेहोश होने का फायदा उठाकर नीरज उसे छत से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद सबको ये लगता है कि बरखा गलती से ही गिरी है। कितना गिरा हुआ आदमी निकला तू। अरे तुझे हमने अपने परिवार का सदस्य समझा और तू तो हमेशा ईशा को भाभी कहकर पुकारता था, फिर भी तूने उसके साथ ये सब किया। लेकिन अब न्याय होगा और तुम अब नहीं बचोगे नीरज। फिर नीरज को फांसी की सजा दी जाती है और ईशा अरमान के साथ खुशी से रहने लगती है। लेकिन सागर, मुझे तो ये लगा था कि हमारे गुस्से के कारण अब वो 2 दिन नहीं आई तो आगे भी नहीं आएगी और खुद ब खुद हमारे घर आना बंद कर देगी। लेकिन मैं गलत थी, ये लड़की बाज आने वालों में से नहीं है। तुम जल्दी आ जाओ प्रिया, मैं घर पर रुक ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर घर पर जरा भी रुकता हूँ ना तो वो मेरा दिमाग खाने आ जाती है मेरे पास। तुम फिक्र मत करो सागर, मैं आ रही हूँ 2 दिन में। अब अंजलि एक बहू की तरह हर किसी के साथ अच्छे से पेश आने लगती है। अरे सागर, कहाँ चले तुम? तनिक थोड़ा रुक तो जाओ। अरे रे, सुबह सुबह इसकी शक्ल देख ली, अब इसने पीछे से टोका है। हे भगवान जी, आज का मेरा दिन बस खराब ना जाए। ये लो तुम्हारा टिफिन और ये रुमाल, ये दोनों चीजें तुम भूल गए थे ना, इसीलिए रोका तुम्हें। शुक्रिया अंजलि, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि मैं कैंटीन में से कुछ खा लेता और जब भी घर में प्रिया नहीं होती तो मैं कैंटीन का ही खाना खा लेता हूँ। अरे प्रिया नहीं है तो क्या हुआ, उसकी सहेली तो है ना। और आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद के आलू गोभी की सब्जी और मस्त पुरिया बनाई है, खाकर बताना मुझे कि कैसा लगा तुम्हें। ठीक है अंजलि, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अब मैं चलता हूँ। अरे रुको तो सागर। अरे अब क्या हुआ अंजलि? मैंने सुना है कि आज तुम्हारी एक बहुत बड़ी मीटिंग है किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ, और तुम और तुम्हारे बॉस दोनों उनसे उनके डील के बारे में बात करने वाले हो ना? हाँ अंजलि, सही कहा तुमने।
तो फिर बस 1 मिनट और रुक जाओ यहाँ पर, मैं अब भी आती हूँ। अरे अब क्या है अंजलि, जल्दी आओ। फिर अंजलि सागर को वहीं पे रुका कर रसोई में से दही शक्कर लाती है और वो उसे अपने हाथों से खिलाने वाली होती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो अंजलि? अरे क्या तुम भी सागर, किसी भी शुभ काम के पहले दही शक्कर खाना ही चाहिए, फिर वो काम सफल हो जाता है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं इसे खा लेता हूँ। अब मैं निकलूं? हाँ बाबा, अब तुम जा सकते हो, बाय बाय। और वहां पर पहुंचकर फोन कर देना हमें। अब मैं कोई स्कूल जाता हुआ बच्चा थोड़ी ना हूं जो तुम लोगों को कॉल करते बैठूं। चलो बाय। फिर सागर गाड़ी में बैठकर राहत की सांस लेता है और वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ अंजलि अब साड़ी पहनकर घर के सारे काम करने लगती है। ऐसे रहते हुए मुझे कितना मजा आ रहा है। मन तो करता है कि अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहीं पर आ जाओ रहने के लिए। सच में, तब तो बड़ा मजा आएगा। फिर बाद में प्रिया अंजलि को कॉल करती है। अरे अंजलि, तू बेवजह अपना वक्त जाया कर रही है वहां पे जाके। घर पर माँ जी है, महक भी है, वो लोग संभाल लेंगे ना सब कुछ। और रही बात खाने की, तो सागर से शादी के पहले माँ जी ही पूरा घर संभालती थी और खाना भी वही बनाया करती थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुझे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ प्रिया, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन अब जब मैं हूँ यहाँ पर तो क्यों खामखा आंटी और महक को परेशान करना। मैं सब कुछ संभाल रही हूँ ना मेरी जान। और तू यहाँ की चिंता मत कर, और चाहिए तो थोड़े दिन और रुक जा वहां पर। अरे चुप कर अंजलि, तुझे भी तो तेरा घर है ना। और तू मेरे ससुराल में ऐसे दिन रात रहेगी तो कैसे चलेगा? लोग क्या कहेंगे? ओफो प्रिया, तू भी ना। देख बहन, तेरा ससुराल हो या मेरा ससुराल, बात तो एक ही है ना। और तू कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही है। अब आ आराम से, बाय। अब मैं रखती हूँ फोन, क्योंकि अंकल की दवाई का समय हो गया है और फिर मुझे शाम की पूजा के लिए भोग प्रसाद भी तो बनाना है। लेकिन अंजलि। हेलो अंजलि। प्रिया कुछ कह पाती, उतने में अंजलि कॉल कट कर देती है। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी उसे वहां पे जाकर 2 चाटे लगाओ। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और प्रिया गांव से वापस अपने ससुराल आती है। और तभी भगवान भला करे अंजलि का, वो बहुत ही नेक दिल लड़की है। तुझे पता है, तेरी गैर मौजूदगी में उसने कितनी अच्छी तरह से संभाला है पूरे घर को। हाँ भाभी, अंजलि इज द बेस्ट। उसने हम सबका बहुत ख्याल रखा। ये सब सुनकर प्रिया उनका कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सागर, अरे तुम्हारी माँ और बहन तो जैसे भक्ति बन गए हैं उस अंजलि के। मन तो ऐसा करता है कि अंजलि को गुस्से में अच्छी तरह से झाड़ू और कहूँ कि अब तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो फिर से कोई ना कोई नाटक करके माजी और महक का सहारा लेकर वापस यहाँ पर आ जाएगी। और हो ना हो, उन्होंने ही उसे इतना सर पर चढ़ा कर रखा है। हाँ प्रिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। बहुत खून जला चुकी है तुम्हारी सहेली। और मुझे भी क्या पता था सागर कि मैं इसको इतनी छूट दे दूंगी तो ये उसका इतना फायदा उठाएगी। उसको तुम्हारे ससुराल में आना और यहाँ पर आकर एक बहू की तरह सब कुछ संभालना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। उसे इसमें बहुत मजा आता है। इसीलिए वो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो वो आती ही रहेगी। किसी एक चीज की एक बार आदत लग जाए तो वो जल्दी छूटती नहीं है। फिर इंसान को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो आदत अच्छी है या बुरी। हाँ सागर, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर एक दिन, चलिए माँ जी, मैं तैयार हूँ। लेकिन कहाँ जाने के लिए बहू? आप भूल गई क्या माँ जी? पड़ोस की स्वीटी की आज गोद पर आई है ना, और उसी फंक्शन में जाना है हम दोनों को। अरे बहू, तू उसकी चिंता मत कर और तू जाकर आराम कर, क्योंकि अंजलि आ रही है मेरे साथ।
वो मुझे सीधे स्वीटी के घर के पास वाले हनुमान मंदिर के वहीं पर मिलेगी। लेकिन माँ जी, वहां पे तो हमें जाना था ना। हाँ तो उसमें क्या हुआ बहू, तू आए या वो आए, एक ही बात है ना। तू एक काम कर, तब तक घर के बचे हुए काम कर ले। इतना कहकर सविता उठकर चली जाती है और एक बार फिर से प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में सागर को कॉल करती है। देखा सागर, क्या किया माँ जी ने आज। अरे मैं उनकी बहू हुई, वो अंजलि है, जहां भी जाती है बस वो अंजलि को अपने साथ ही लेकर जाती है। और तो और तुम्हारी बहन महक भी वही करती है। और अब तो पापा जी भी वैसे ही करते जा रहे हैं। कुछ खाने का मन हुआ तो वो अंजलि को फोन करके कहते हैं, ऐसा नहीं कि घर में अपनी बहू है तो उसे कह दे, क्या मैं बनाकर नहीं दूंगी क्या उन्हें। पता नहीं ऐसी क्या कमी रह गई मेरी तरफ से। तुम्हारी तरफ से कोई कमी नहीं रही प्रिया, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी बीवी बहू और भाभी हो। बस इतना ही है कि वो अंजलि हमेशा तुम्हारे बीच आती रही, जिस कारण घर वालों ने तुम्हारे अच्छेपन को देखा ही नहीं, और अंजलि के अच्छेपन के कारण सब उसी की तरफ खींचते चले गए। ना जाने ये अंजलि नाम की बला कब टलेगी मेरी जिंदगी से। सच में सागर, अब तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं समझ सकता हूँ प्रिया, लेकिन अब ज्यादा गुस्सा मत करो और शांत हो जा। मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ, और अब तो मुझे ही माँ से इस बारे में बात करनी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। फिर शाम में जब सागर ऑफिस से घर आता है, तभी वो सविता और महक से बात करता है। अरे आप दोनों को पता भी है क्या कि आपके कारण प्रिया को कितनी तकलीफ हो रही है। माना कि ये सारी गलती प्रिया की ही है कि उसने अंजलि को अपने ससुराल में आने की अनुमति दे दी, जो कि उसे बिल्कुल देनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आप दोनों तो समझदार हो ना, तो आप दोनों उससे इतने ज्यादा क्लोज कैसे हो चुके हैं। अरे आपकी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि इस घर की बहू प्रिया नहीं बल्कि अंजलि ही है। अरे वो प्रिया की सहेली है, लेकिन आप दोनों तो उसे अपनी ही सहेली समझने लगे हो। अरे तो उसमें क्या हुआ भैया, अंजलि तो दिल की बहुत साफ लड़की है और वो हम सबका कितना ख्याल भी रखती है। देखो महक, वो चाहे कितनी भी साफ दिल हो, लेकिन अंजलि इस बार गलत है, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। किसी के घर पे जाकर उनकी जगह लेकर उनके हक के काम करना, ये सब कौन सहन करके लेता है। अब तो प्रिया अंजलि को कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि आप दोनों ने तो अंजलि को अपने सिर पे बिठा के रखा है। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार मेरी बात सुन ले। नहीं माँ, आज आपको मेरी ही बात सुननी पड़ेगी। अरे एक बार आप दोनों प्रिया की जगह रहकर सोचिए। और माँ, अगर आपकी सहेली इस घर में आकर आपकी जगह लेकर पापा के पास जाने की कोशिश करती और आपके सास ससुर और ननंद के साथ अच्छे से पेश आती, जैसे कि वो इस घर की बहू ही हो, तब आपको कैसा लगता माँ। और महक तू, अगर तेरी सहेली इस घर में आए और हम लोग तुझे नजरअंदाज करके उसे ही भाव देते रहे, तब तुझे कैसा लगेगा। सागर की ये बातें सुनकर सविता और महक दोनों गहरी सोच में पड़ जाते हैं। सागर बेटा, तेरी बात तो एकदम सही है वैसे, क्योंकि अगर मेरी सहेली ऐसा कुछ कर देती तो मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। पता नहीं आज तक हमें ये बात कैसे समझ नहीं आई। हाँ भैया, मुझसे भी ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर वही तो मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंजलि से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, बस उसे अपनी हरकतें सुधारनी चाहिए। उसे यहाँ आने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसे भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। वो तो कुछ ज्यादा ही फ्री होती जा रही है, और ये भी तो सही नहीं है ना माँ। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा, और आज तूने जो भी बताया है उससे मेरी आंखें खुल गई है, और अब मैं उसे ज्यादा यहाँ पर आने ही नहीं दूंगी। देखना तू। हाँ भैया, और मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि वो इतनी बड़ी मीठी छुरी है, लेकिन अब से मैं उससे बातचीत करना बिल्कुल कम कर दूंगी। चलो अच्छा है,
आप दोनों को मेरी बात समझ तो आई। शुक्रिया माँ। शुक्रिया महक। शुक्रिया क्यों कह रहा है बेटा? तूने जो भी किया है सही किया है। उल्टा मुझे तो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि तू अपनी बीवी के तरफ से बोल रहा है। मुझे नाज है तुझ पर। ऐसे ही अपनी बीवी की हमेशा हिफाजत करना। हाँ माँ, जरूर। अब सविता अंजलि को नजरअंदाज करने लगती है और जब जब अंजलि सविता को कॉल करती है तब सविता उसका कॉल उठाती ही नहीं और फोन ना उठाने के कारण अब वो उनके घर पहुंच जाती है। अरे आंटी जी, आज मैंने यूट्यूब पर एक बहुत ही कमाल की रेसिपी देखी है। आपको मैं अभी बना कर देती हूँ। आप खाकर बताना कि कैसी बनी है। और महक, तुम्हें पता है, आज ना मुझे मार्केट में तुम्हारी सहेली मिली थी। उसने तुम्हारे और मेरे फोटोज देखे होंगे ऑनलाइन और उन्हें देखकर वो ये कह रही थी कि आप तो महक की भाभी हो ना। और उसकी ये बात सुनकर मैं हंस पड़ी और तब मैंने उससे कहा कि मैं उसकी भाभी नहीं बल्कि सहेली हूँ। अच्छा हुआ जो तूने उसे सच बता दिया। अच्छा माँ, मैं अब आराम करने जा रही हूँ। आज कॉलेज में बहुत बोर हुआ मुझे। काफी लेक्चर भी थे ना, तो बहुत थकावट महसूस हो रही है। ठीक है बेटा। अरे लेकिन महक, रुक जाना थोड़ी देर, मुझसे बात कर। अरे मैं अभी अभी आई हूँ और तू आराम करने जा रही है। अब ये भला क्या बात हुई? उसे आराम करने दो अंजलि, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठी है और तुम्हें भी यहाँ पर कोई रेसिपी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब से तुम यहाँ पर कोई काम भी नहीं करोगी। लेकिन क्यों आंटी जी? क्योंकि इस घर को हर तरह से संभालने के लिए मेरी बहू प्रिया है और तुम यहाँ की बस एक मेहमान हो, तो मेरी बहू बनने की कोशिश मत करो। सविता की ऐसी बातें सुनकर अब अंजलि थोड़ी सहम सी जाती है और वो उन्हें कुछ भी नहीं बोलती। फिर एक दिन जब अचानक से धर्मेंद्र बेहोश हो जाता है, तभी उसे सभी लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी वहां पर पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले उनके रिश्तेदार की यहाँ पर साइन लेनी होगी। जी बिल्कुल, मैं हूँ उनकी रिश्तेदार। लाइए, दीजिए पेन। अब कौन लगती हो उनकी? मैं उनके घर की ही सदस्य हूँ। ये देखकर सविता को बहुत गुस्सा आता है और वो अंजलि से पेन छीनकर खुद वहां पर साइन कर लेती है और तभी वो वहां पर कुछ भी नहीं बोलती। फिर कुछ ही दिनों में धर्मेंद्र ठीक होकर वापस घर आ जाता है। चलो अच्छा हुआ जो अंकल फिर से ठीक होकर वापस घर आ गए, तो मैं एक हफ्ता यहीं पर रुक जाती हूँ और अंकल की अच्छे से देखरेख भी करती हूँ। नहीं नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपने घर चली जाओ। क्या? लेकिन क्यों आंटी जी? बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। लेकिन अब और नहीं। अरे पहले पहले हमको तो ये लगता था कि जाने दो, लड़की अच्छी है, जब भी आती जाती है तो उतना ही अच्छा लगता है। लेकिन तुमने तो नाक में दम करके रख दिया है। जब देखो तब मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाती हो। अरे तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता क्या कि ये घर तुम्हारी सहेली का ससुराल है, ना कि तुम्हारा ससुराल। लेकिन फिर भी तुम इस घर को अपना घर समझकर यहाँ बहू बनकर सारे काम करती हो। बताओ अंजलि, ऐसा क्यों करती हो तुम? अरे आंटी जी, आप तो मुझे गलत समझ रही हो। देखो अंजलि, तुम कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हो जो तुम्हें कुछ समझ ना आए। सब कुछ जान समझकर भी तुमने वही किया है जो तुम्हारे मन में आया और ये बिल्कुल नहीं सोचा कि इन सब से प्रिया भाभी को कितनी तकलीफ होगी। अरे हम जहाँ भी कहीं जाते हैं हमें मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन तुमने तो मर्यादा की दहलीज ही पार कर दी है। और जरा सोच अंजलि कि कल को मैं तेरे ससुराल आकर तेरी जगह ले लूं और तेरे ससुराल वालों को अपनी तरफ खींच लूं, तब तुझे कैसा लगेगा? उन सब की बातें सुनकर अंजलि को अब बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आती थी। लेकिन इन सब के चलते तू ये भूल गई कि ये तेरी सहेली का ससुराल है, ना कि तेरा ससुराल है।
और अब से तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अब ना तो तू प्रिया से बात करेगी और ना ही हमारे बारे में भी सोचेगी। अब तक तो हमने तेरी बेवकूफियां बहुत सहन कर ली, लेकिन अब और नहीं। उनकी यह बातें सुनकर अंजलि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद से वो वहां पर कभी नहीं आती और ना ही प्रिया से वो कोई नाता रखती है, जिसके चलते प्रिया भी अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है।